जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोग मूल रूप से जो 11th क्लास में पढ़ने हैं, जो भी हमने फिजिक्स में पढ़ने हैं उन तमाम मुद्दा पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले जो है ना, पिछला क्लास में जो हमने बात किया था थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि सुविधाओं के लिए, ताकि समझने में सुविधा हो, इस बात के लिए लोगों ने साइंस को जो है 3 ब्रांच में मूल रूप से बांटा, जिसमें एक आपका फिजिक्स आया, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें हमें जो पढ़ना है, अपना जो क्लास चलेगा उस क्लास में तो मूल रूप से हमें जो बात करना है वो मूल रूप से फिजिक्स का बात करना है ना। इसमें हम लोग मूल रूप से जो अपना जो ये चैनल है, इस चैनल पर आप लोग को फिजिक्स का लेक्चर जो है टोटल मिलेगा आपको, और वो भी पूरा क्रम वाइज आप देखिएगा। जो भी हम वीडियोस बनाएंगे आपको, और जो भी आपको हम वीडियोस देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो तमाम वीडियोस का जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। अगर बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उस प्लेलिस्ट में जा करके अपने माने जो भी आपको ज़रूरत होगा उस ज़रूरत के हिसाब से उस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार बात कर लेते हैं। हमें तो पढ़ना ये टॉपिक है और ये साइंस का एक भाग है। पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि एक ग्रीक वर्ड था सियो। सियो एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है जानना। यहां से आपका जो है ये साइंस बना था। एक और वर्ड होता है लैटिन में, आप याद रखिएगा, उसको लोग बोलते हैं साइंटिया। साइंटिया का मतलब भी होता है जानना। ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार लोग जो है ना लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड जो होता है दोनों में जो है माने समझ नहीं पाते हैं कि दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम बात है। ठीक है, ये लैटिन है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड जो था ना, इसका बेसिकली इस्तेमाल जो होता था वो हमारे ख्याल से ग्रीक एम्पायर के समय ही ये इस्तेमाल होता था। लेकिन ये जो लैटिन वर्ड था ना, एक लैटिन वहाँ का जो था आदिवासी, या ये कह दो कि वैसे लोग जो माने मुख्य धारा से कटे हुए थे बिल्कुल, वैसे लोगों का जो है माने नाम था। और उन लोगों का जो भाषा था, उन लोगों की भाषा को ही लैटिन बोला जाता था। आप समझे कि नहीं। तो लैटिन वर्ड जो है वहीं से आया था। तो लैटिन वर्ड में साइंस जो था उसको सेंटिया बोला जाता था, सेंटिया। लेकिन ग्रीक वर्ड ये भी वहीं का भाषा है, याद रखिएगा, ग्रीस एम्पायर का ही भाषा है। लेकिन मुख्य धारा के जो लोग थे, जो माने एक तरह से कह दो कि ज्यादा डेवलप थे उस जमाने में, उन लोगों का जो वर्ड था उसको, उसमें आपको जो है साइंस का मतलब सीओ बताया गया था, और लैटिन वर्ड में इसको जो है वो सेंटिया बताया गया था। तो यहीं से ये बन करके आया। अच्छा, बार बार जो है हम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, ये तमाम बातों का चर्चा क्यों करते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पुराने समय में जितना बाकी सभ्यता वगैरह जो डेवलप हुआ था, वैसे तो इतिहास वाले लोग ये तमाम बातें जो है आपको ज्यादातर बताएंगे, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, साइंस में ज्यादातर योगदान जो देखा गया उसका शुरुआती स्टेज जो है ना, वो इन्हीं लोग के द्वारा दिया गया था। इसलिए बार बार इनके नाम का जो है हम आपको जो है इनका जिक्र करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे आप कुछ नाम सुने होंगे, थेल्स, पाइथागोरस, या फिर आप नाम सुने होंगे आर्किमिडीज। ये सब वो नाम है जो सभी के सभी लोग जो थे ना, वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बात समझे कि नहीं। माने ग्रीस एम्पायर के ही हिस्सा वाले भाग में इन लोगों ने अपना काम किया था मूल रूप से। और उस जमाने में, जिस जमाने में इन लोगों ने तरह तरह के अलग अलग तरह के जो बातें बताया, बात समझे कि नहीं, उस जमाने में माने विज्ञान का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम हुआ था। तो सीधी सी बात है कि लोग मान के चलते हैं कि विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है उसमें ग्रीक वालों का जो योगदान है बहुत ज्यादा है। उन लोगों ने जो योगदान दिया शुरुआती दौर में, जो कहते हैं ना कि एक सीखने का इच्छा शक्ति होता है, तो वो सीखने का जो इच्छा शक्ति है पूरे दुनिया के बीच में जो है सबसे पहली बार डेवलप करने का काम जो है इन लोगों ने किया। हालांकि ये नहीं माने ऑथेंटिक बात नहीं है कि केवल इन्हीं लोगों ने किया, और भी लोग किए होंगे, लेकिन जिसमें फैला, जिसके बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त किया पहली बार, उसमें ग्रीक लोगों का योगदान ज्यादा था। उन लोगों ने ज्यादातर इसको स्प्रेड किया, फैलाया। समझे कि नहीं। इसलिए बार बार इनका जो है जिक्र आता है। जैसे कि आप सुने होंगे, ये जो आपका ये जो फिजिक्स है ना, ये भी एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, फ्यूसिस इस शब्द से बना होता है। बात समझे, इसका मतलब होता है नेचर।
आप इसको जो है प्रकृति बोल सकते हो, प्रकृति बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, है ना। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला ही तो हम लोग फिजिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं आप सुने होंगे, तो हम लोग प्रकृति से जुड़ा हुआ ही मामला तो हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए इस वर्ड के बारे में भी कहा जाता है, ये भी फियोसिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नेचर, और ये भी ग्रीक वर्ड है। बात समझे कि नहीं। तो हम लोगों को मूल रूप से जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स को शुरू कर लेना है। और आज से, क्योंकि हमने कहा भी आपको कि आज से आपको जो लेक्चर मिलेगा उसमें मूल रूप से आपके सिलेबस की बातें होगा, उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप एनसीईआरटी अगर पलटोगे तो आप उसमें देखना गौर से, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है ना, उस चैप्टर को अगर आप पढ़िएगा तो उस चैप्टर में उसका जो नाम दे रखा है वो नाम दे रखा है फिजिकल वर्ल्ड। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है इसका नाम आप देखिएगा तो उसका नाम दे रखा है फिजिकल वर्ल्ड। इसको बोलते हैं भौतिक संसार। और भौतिक संसार ये जो चैप्टर है ना, मूल रूप से एनसीईआरटी में इसलिए डाला गया है ताकि आपको फिजिक्स सीखने का पहले जो है रुचि पैदा किया जाए, आपके अंदर ये डेवलपमेंट किया जाए कि आप फिजिक्स सीखने के लिए तो पहले तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स, ये तमाम बातें हम लोग आगे धीरे धीरे करके करते रहेंगे। तो इसमें बेसिकली जो है ना, माने आप कहानी के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे हमें पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा या हमें आपको सिखाने की जरूरत पड़ेगा। जो बात आप 9th-10th या उससे पहले थोड़ा बहुत भी जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को विस्तार पूर्वक जो है माने विज्ञान को या नेचर को उसको जोड़ करके समझाने का इस चैप्टर में प्रयास किया गया है। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है आपको रीड कर लेना है, उसको आप जो है ना माने इत्मीनान से बैठ करके लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगा जानने का। माने फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिन कॉन्सेप्ट को जानने का आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगा, और इसी उद्देश्य से ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी ने जोड़ रखा है। बात समझिए कि नहीं। तो इस चैप्टर को हम अलग से माने हम डील नहीं करेंगे, ये चैप्टर तो आप ही को पढ़ना है। और चूंकि पूरा का पूरा कहानी स्टोरी के रूप में जो है बना करके रखा हुआ है तो आप उसको इजी वे में समझ जाएंगे। बड़ा माने एक तरह से कह सकते हो तो एक ऐसा टॉपिक है माने जो इंटरेस्ट पैदा करता है किसी भी चीज को, जैसे खास के फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स का ही अधिकतर एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में दे रखा है, साइंटिस्टों के बारे में दे रखा है। बात समझे कि नहीं। टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखा है कि फिजिक्स आप जो है साइंस का जो फिजिक्स का जो लॉ है उसका टेक्नोलॉजी में आप कैसे इस्तेमाल करते हो। तो कुछ कहानी वगैरह को जोड़ जाड़ करके रहना वो बढ़िया से समझा रखा है। तो आप इस चैप्टर को जो है मैंने खुद से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कोई भारी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा बात है। आज हम आपके सामने पहले सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं कि 11th क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में चैप्टर आप देखिएगा तो उसका चैप्टर का जो कैटेगरी है ना वो अलग अलग है। मैंने उसका जैसे नामकरण किया गया है वैसे नामकरण हम नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार से उसका नामकरण करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा आधार तो एनसीईआरटी ही रहेगा। यानी हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारा जो पैटर्न होगा ना, पढ़ने का जो पैटर्न होगा वो तो एनसीईआरटी ही रहेगा। तो एनसीईआरटी के लीक से हम हटेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने अनुसार से चैप्टर को अगर डिजाइन कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं, एनसीईआरटी को हम महत्व तो नहीं दे रहे हैं। हमारा सारा चीज जितना भी लेक्चर होगा वो तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम बातें जो है एनसीईआरटी पर ही आधारित होगा। बात समझे। तो एनसीईआरटी किताब आप सभी लोगों के पास 100% होना चाहिए। एनसीईआरटी तो हमेशा आप लेकर के रखो, उसको तो आप निश्चित तौर पे पढ़ो, वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। एक दिन हम लोग इस मुद्दा पर बात भी करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए और किस अनुसार से पढ़ा जाए ताकि उसमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो गैदर किया जा सके, उसमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके, सीखा जा सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है उसमें मूल रूप से पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है माने 11th क्लास के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है उसको हम क्या किया ना, कई कैटेगरी में टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए। जैसे अगर आप फिजिक्स भी पढ़ोगे ना तो फिजिक्स को भी आप ब्रांच में बांट सकते हो, जैसे मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सब फिजिक्स के ब्रांच हो गए। आप एक बात याद रखिए, विज्ञान जो था ना वो बहुत बड़ा था, उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए लोगों ने क्या किया, अलग अलग ब्रांच में उसको बांट दिया, अलग अलग उसका जो है एक शाखा बना दिया जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बन गया। लेकिन फिजिक्स भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है, माने एक तरह से कह सकते हो माने साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसका साइज भी बहुत बड़ा है।
अब इसको भी पढ़ने में जो है असुविधा होने लगा, तो लोगों ने इसको भी क्या किया, अलग अलग टुकड़ा में इसको तोड़ दिया। तो हम वही छोटा छोटा बातें आपको जो है टुकड़ा में बांट करके सिलेबस को जो है ना डिजाइन कर रखे हैं, और आपको इसी क्रम में पढ़ना है। देखो, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जो हमने क्रम बनाया है ये क्रम जो है दुनिया का सबसे बेस्ट क्रम है, लेकिन हमने अनुभव किया है इस क्रम में जब जब हम पढ़ाए हैं, जब जब हम बच्चे को बताए हैं, ये तमाम बातें जो है एक एक करके जब हमने बताया है, तो सीखने का जो रेट है ना उसने उसको हमने देखा है कि ज्यादा हुआ है, मैंने ज्यादा हमने पाया है, लोग ज्यादा जल्दी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ये कर्म को हम लोग फॉलो करेंगे। पूरा जो अपना जो 11th का लेक्चर चलेगा, 11वीं का जो भी अपना जो लेक्चर चलेगा उसमें हम इसी क्रम का फॉलो करेंगे, माने इसी क्रम का पालन करेंगे। पहले कौन सा टॉपिक, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे करके हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते हुए जाएंगे। समझ गए बात को? देखिए, इसमें हमने कैटेगरी बनाया है, जिसमें पहला कैटेगरी का नाम हमने दिया है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर स्टडी ऑफ फिजिक्स। भौतिक शास्त्र अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये नहीं कहेंगे हम कि आपको बहुत बड़े मैथमेटिशियन माने टाइप का जो है बनना पड़ेगा, या मैथमेटिक्स का बहुत विस्तार ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का आपको जरूरत पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने देखा है कि बेसिक अलजेब्रा में गलती कर रहे हैं अभी इस टाइम में। तो बेसिक अलजेब्रा में जब आप गलती करते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है अभी बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप उसमें गलती करोगे, तो हमें तो बेसिक अलजेब्रा को ऐसे मान करके चलना है जैसे एबीसीडी सबको आता है, वैसे अलजेब्रा बेसिक आना चाहिए। क्योंकि हम जो फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। 9th-10th में जो आप इस्तेमाल करते थे, वो बहुत बेसिक सा अलजेब्रा जो था, बेसिक सा जो ट्रिग्नोमेट्री था, उसी से आप काम चला लेते थे। हालांकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से इधर भी काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति का अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है आना माने हमें जरूरत पड़ जाता है उसका, इसीलिए हम त्रिकोणमिति को इसमें शामिल नहीं किए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए, और 10th स्टैंडर्ड तक भी अगर आप जानते हो ना, उससे भी काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो चेंज होगा, उस चेंज के जगह पे हम लोग वहीं पर बात कर लेंगे जहां हमको जरूरत पड़ेगा। त्रिकोणमिति का समझ आपको थोड़ा बहुत है, अगर नहीं है तो उसको आप एक बार और भी चीजें जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो हम त्रिकोणमिति का चर्चा जो है इसी के बीच में थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सामने हमने जो ये पूरा एक पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस बना रखा है चैप्टर का, हम लोग तमाम चीजें इसी तरह से पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस मैथमेटिक्स को बोलिएगा ये अलग से केवल मैथ ही है, इसके अंदर फिजिक्स भी है, या ये कह दो ना कि पूरा का पूरा मैथ जो है वो तो बना ही फिजिक्स के लिए है। लेकिन इसमें इतना मैथमेटिक्स अगर आप जानते हो, तो आगे का चीजें जो है उसको पढ़ने में आपको ज्यादा माने असुविधा नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप चीजें समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, जोड़ करके आप उस चीज को हल भी कर पाओगे। बात समझे कि नहीं? देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। ये देखिएगा एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में ये दूसरा नंबर चैप्टर में, पता नहीं नया वाला एनसीईआरटी आया उसमें पहला ही चैप्टर है या दूसरा है, क्योंकि एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत जो है मॉडिफिकेशन करता है। हमारे पास तो जो है एनसीईआरटी है वो पुराना वाला एनसीईआरटी है। तो पुराना वाला एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको ये दूसरा नंबर चैप्टर में आपको मिलेगा। पहला जो आपको मिलेगा वो हम आपको अभी जस्ट बताए थे, वो क्या मिलेगा, फिजिकल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है आपको, ये वाला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, भौतिक संसार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहला चैप्टर हमने आपको कहा कि ये चैप्टर जो है आपको रीड कर लेना है, लाइन बाय लाइन आप इसको पढ़ लो, आपके अंदर फिजिक्स सीखने का जिज्ञासा डेवलप हो जाएगा। बात समझे, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगा। और यही चाहता भी एनसीईआरटी है कि पहले आप बच्चे के अंदर में थोड़ा जिज्ञासा डेवलप करवाओ, थोड़ा कहानी सुनाओ। ठीक है, हम भी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 11th क्लास का तो थोड़ा बहुत आपको हम भी कहानी सुनाएंगे। और कहानी मने साइंस का कहानी। जैसे आप एक चीज गौर किए होंगे, बल्ब का खोज हुआ, बाकी चीजों का खोज हुआ, तो कोई ना कोई उसके पीछे जो है ना थियरी काम करता है। और वो जो थियरी डेवलप किया गया था वो एक दिन का मेहनत नहीं था, अचानक डेवलप नहीं हुआ था। कोई भी चीज अगर अचानक डेवलप भी हुआ ना, तो उसको समझने में जो है कई वर्ष लग गए हैं। तो सीधी सी बात है कि उसके पीछे का जो स्टोरी जुड़ा हुआ है, वो स्टोरी अगर आप सुनते हो, तो स्वाभाविक बात है कि उस बात को जानने का जिज्ञासा धीरे धीरे और बढ़ जाता है।
और जब जिज्ञासा बढ़ जाता है तो उसी समय कंटेंट जो भी हमारे सिलेबस का है या जो भी हमारे जरूरत का चीजें हैं उसको डाल देना जो है उस समय उचित समय होता है। बात समझे कि नहीं, वो समय को उचित समय माना जाता है ना। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, इकाई, बीमा और मापन। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी में सेकंड नंबर चैप्टर में है। और हम लोग जो है सबसे पहले यानी कि शुरुआत जब करेंगे तो शुरुआती दौर में ही इसी को पढ़ेंगे। मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन बीमा के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट मापन के बारे में पढ़ेंगे। बात समझे। अच्छा, उसके बाद आप देखो तो अगला जो चैप्टर इसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। इसके बाद हम लोग सदिश अदिश के बारे में पढ़ेंगे। सदिश अदिश वेक्टर जो होता है ना एक प्रकार का अलजेब्रा ही है, लेकिन इसका जो जोड़ घटाव का जो नियम होता है थोड़ा सा स्पेशल होता है, अलग होता है। तो हम लोग इसीलिए इसको जो है इसमें शामिल कर रखें और इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। दूसरा नंबर में जो आ रहा है वो क्या है, वेक्टर है। उसके बाद थोड़ा बहुत लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, पहले क्या होता था कि 9th क्लास में मैंने थोड़ा वेक्टर का थोड़ा लॉगरिथम का जो है जिक्र कर दिया जाता था 9th क्लास में ही, लेकिन जब से सिलेबस को चेंज किया गया ना उसके बाद वेक्टर गायब हो गया, लॉगरिथम गायब हो गया, जिसकी वजह से 11th में जस्ट जैसे ही आप कदम रखते हो इन तमाम टर्मों का जो है आप देखिएगा आगे जाकर के जरूरत पड़ना शुरू हो जाता है। और चूंकि आपका ये जो छोटा छोटा जो बात है ये आपको बेसिक तौर पे जो है वो पढ़ाया नहीं गया होगा 9th-10th में, इसीलिए हम लोग पहले इसका जिक्र कर लेंगे तब जाकर के फिजिक्स पढ़ेंगे, नहीं तो ये तमाम बातें जो है हम लोगों को बीच बीच में दिक्कत देगा। समझ गए बात को। अगला जो है वो है डिफरेंशिएशन, उसके बाद है इंटीग्रेशन। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो एक मैथमेटिक्स का कह दो तो ये बहुत बड़ा ब्रांच है। बात समझे, कैलकुलस इसको बोलते हैं, कलन, हिंदी में कलन उसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रांच है और बड़ा ही बेहतरीन ब्रांच है। अगर आप इसको ढंग से सीख जाते हो ना तो आप समझ लो फिजिक्स में, माने हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकियों को कम तवज्जो दे रहे हैं हम, बाकी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दो जो है ना ये दो से हम देख रहे हैं बार बार, माने जब से हम पढ़ाना शुरू किए हैं तब से हमने देखा है कि इन दो टॉपिकों से जो है ना बच्चा बहुत जूझता है, बड़ा इससे लड़ता है। और अंतिम अंतिम तक देखते हैं कि अंतिम में जब बच्चा ज्यादातर जो फंसता है उसमें हमने देखा है कि इन दोनों में फंस जाता है, जबकि ये दोनों बहुत ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। जब इसका चर्चा हम करेंगे तो आप देखिएगा आपको भी लगेगा कि हाँ ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। केवल मैंने जैसे कहा है ना कि सिंसेरिटी वहां पे लोग खत्म कर देते हैं। 11th का टॉपिक का नाम सुने, खास करके जैसे ही नाम सुने बेसिक है तो उसमें लोग सिंसियरिटी ही गायब हो जाता है लोगों का, उसमें जो है पढ़ना ही उतना ज्यादा ध्यान से करते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं चैप्टर जब से शुरू होगा तब से पढ़ेंगे। ध्यान रखना जिसका ये बेस ठीक नहीं है उसका बिल्डिंग निश्चित तौर पे गिरेगा, उसका बाकी भी चीजें ठीक नहीं हो पाएगा, कभी नहीं ठीक हो पाएगा। ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए ये बेस जो है आपका एकदम सही होना चाहिए। हालांकि जितना बात हम बता रहे हैं इसके अलावा भी कुछ बातें आपको आना चाहिए, लेकिन हम उसका भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके ही जानना है। जैसे आपको ज्योमेट्री में, ज्यामिति में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तमाम चीजों का जो इक्वेशन हो गया, ये तमाम बातें जो है वो जानना जरूरी होता है। साइंस को, फिजिक्स को अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हो तो ये सब बात, छोटा छोटा बात जो है जानना अनिवार्य होता है। बात समझे कि नहीं। हाँ, अगर उतना डीपली क्वेश्चन नहीं करना है तो आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना बात आपको जानना ही पड़ेगा, इतना तो जानना पड़ेगा, इंक्लूडेड ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को भी, त्रिकोणमिति भी आपको जानना चाहिए। समझे, त्रिकोणमिति इसमें हमने इसलिए नहीं शामिल किया है क्योंकि त्रिकोणमिति आप जो 10th तक पढ़ के आए हो लगभग सबका त्रिकोणमिति ठीक ही रहता है ना, तो त्रिकोणमिति को हमने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन चर्चा एक बार जरूर करेंगे बीच बीच में। इस 5 टॉपिक को हमने बेस माना है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप समझे कि नहीं। थोड़ा बहुत जो मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा चैप्टर बनाएंगे तो एकदम लिस्ट बन जाएगा बहुत लंबा, समझे, लेकिन ध्यान रखना उस पर भी हम थोड़ा बहुत जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसे कि अभी बोले स्ट्रेट लाइन का समीकरण, सीधी रेखा का समीकरण हो गया,
या फिर इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, इन तमाम बातों को जो है ना थोड़ा बहुत जानना हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आगे का जो डिटेल होता है ना फिजिक्स में जो पढ़ेंगे हम लोग, उसका पूरा डिटेल अध्ययन करना जो है वो ज़्यादा माने वो ठीक से हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं होता है, समझे। तो ये बेसिक बात है जो हमें एकदम अनिवार्य तौर पे जानना चाहिए। अब आते हैं हम अपने पहले फिजिक्स का जो पहला हिस्सा है, जिसको बोलते हैं फिजिक्स का मूल हिस्सा है, समझे। इसको बोलते हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप देखिएगा, इसमें आपको दे रखा है मोशन इन प्लेन, है ना, या फिर आप देखिएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा गति, अलग अलग चैप्टर बना रखा है। हमने इसको जो है नाम दे रखा है काइनेमेटिक्स, गति की। और ये जो गति की है इसमें सभी मोशन को हम शामिल कर लिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, सब मोशन, माने सीधी रेखा में गति चल रहा है वो भी आ गया आपका। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी बॉल को अगर फेंकते हो तो ऐसे जो चलता है, प्रोजेक्टाइल मोशन माने ऐसा टाइप का बॉल फेंकोगे ऐसे चलेगा, इस टाइप के मोशन को भी हम इसमें शामिल कर रखे हैं। बात समझ गए। तो हम लोग इसमें गति के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो मोशन है उसका हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, गति का एक्सप्लेनेशन करेंगे ये चैप्टर में। बात समझे कि नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक चीज आप गौर करिएगा, हमने पहला चैप्टर में क्या पढ़ा, मोशन। पहला चैप्टर में क्या पढ़े, गति के बारे में। और दूसरा चैप्टर जब पढ़ोगे तो इसमें भी आप मोशन के बारे में, लेकिन आप इसमें मोशन नहीं बल्कि लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ोगे, इसके लॉ के बारे में पढ़ोगे। मतलब यह है कि दोनों गति के बारे में ही चर्चा होगा, लेकिन पहले में आप क्या पढ़ोगे, गति के बारे में पढ़ोगे बिना कारण जाने कि गति हो क्यों रहा है, गति के पीछे क्या कारण है। हम लोग केवल ये जानेंगे अगर मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दूरी कितना तय किया। माने हम लोग जो है ना बिना कारण जानेंगे कि गति हो रहा है, कारण क्या है हमें नहीं पता, लेकिन गति अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या टर्म है छोटा छोटा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब बात जो है हम लोगों को कैलकुलेट करना है, पहला जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है। लेकिन दूसरा में हम लोग रीजन जानेंगे कि फोर्स की वजह से गति हुआ, और उस रीजन को पूरा डिटेल में हम लोग जो है ना एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर जो होगा वो विद रीजन की बात होगा, रीजन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़िएगा वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ये आप 9th में भी पढ़े होंगे, हालांकि इससे पहले वाला भी आप थोड़ा बहुत जो है 9th में आपको पढ़ाया जाता है। तो लगभग समझ लो 9th का सिलेबस जो होता है वो 11th से मिलता है, 10th का सिलेबस 12th से मिलता है, बात समझे कि नहीं। तो आप इसमें 9th का सिलेबस देखिएगा। फिर आपको अगला जो पढ़ना है मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, संवेग और द्रव्यमान केंद्र। संवेग का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन, जैसे मास इनटू वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट में मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका मोमेंटम होता है, आप समझिए कि नहीं। और मोमेंटम के वजह से ही जब भी आप देखिए कोई भी दो पार्टिकल अगर टकराएगा तो उस समय में मोमेंटम ट्रांसफर ही तो होता है, संवेग का तो स्थानांतरण होता है। जैसे एक बाइक वाला गया ट्रक को ठोक दिया, तब बाइक वाला जब ट्रक को ठोकेगा, ट्रक बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, बाइक वाला का जो मोमेंटम होगा ना वो उसी को वापस मिलेगा। हालांकि वो ट्रक को मारेगा, लेकिन ट्रक को जैसे ही मारेगा तो रिटर्न में उसको गिफ्ट मिलेगा, और उसी की वजह से जो है आप देखिएगा उसमें टूट फूट वगैरह जो भी होता है वो होगा। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा संवेग होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इसको जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में वहां पर चर्चा करेंगे मतलब क्या होता है, अभी केवल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, जैसे दुनिया का कोई भी अगर पार्टिकल हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसका अपना एक केंद्र होता है जहां पर इस वस्तु का टोटल द्रव्यमान सेंटर्ड माना जाता है। जैसे आप सोचो किसको अगर बैलेंस करना है, साइड से अगर रखोगे बैलेंस होगा, इधर से रखोगे नहीं होगा, लेकिन इसको बीच में कहीं पर अगर रख दो, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रखोगे तो ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब यहां पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, इसका द्रव्यमान केंद्र है, समझे। तो हम लोग डिटेल में एकदम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सारा बात। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, फिर रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, ये पढ़ेंगे। जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा जो घूम रहा है वो क्या है, घूर्णन गति। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, हमने एक पहले चैप्टर बना रखा है शुरू में, आप देख लो गौर से, किधर गया, यहाँ पे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। एक जो चैप्टर हमने जो बना रखा है आप इसको देखिएगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और एक जो है ये रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है।
आप ऐसे समझो, सर्कुलर मोशन का मतलब है कि किसी सेंटर के चारों ओर आप घूम रहे हो, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, इसीलिए ये अलग है। अच्छा, रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल अपने ही सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। जैसे बच्चा में कई बार खेल खेला होगा ऐसे घूमने वाला खेल, तो जो हम लोग अपने ही सेंटर के चारों ओर घूमते हैं तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। आप अपना गर्दन को इधर उधर जब घुमाते हो तो ये क्या रोटेशन हो रहा है, क्योंकि अपने ही सेंटर के चारों ओर ऐसे घुमा रहे हैं। लेकिन जब किसी पॉइंट के चारों ओर हम घूमना शुरू करें तो इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तीय गति। तो दोनों अलग अलग बात है, और हम लोग अलग अलग चैप्टर में दोनों को पूरा डिटेल में एक एक बात हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा कई बार मौत के कुआं में बाइकर्स को जो है बाइक घुमाते हुए, और बाइक घुमाता है वो कभी उसमें गिरता नहीं है। तो ये जो सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वो अपना बाइक को उसके अंदर में वो घुमा रहा होता है। इवन डेट कई बार आप लोग भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे छोटा छोटा, कि पानी भर लिए बाल्टी में और पकड़ के अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता है। तो नहीं गिरता है कब तक, जब तक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है। जैसे ही उसके कॉन्सेप्ट को आप तोड़ोगे पानी नीचे गिर जाएगा। बात समझे? तो क्या है कॉन्सेप्ट तो हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज से आपका चैप्टर शुरू, मैं आज से आपका ये सिलेबस का बात जो है वो शुरू हो गया। तो ये पूरा जो है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम आपको पूरा वीडियोस जो है प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसी सीक्वेंस में हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो पहला तो सिलेबस का हिस्सा ये रहा। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्सा पर। सिलेबस में हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, देखो दूसरा हिस्सा में जब जाओगे तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के गुण के रूप में इसको दूसरा टुकड़ा में हम बांट दिए इसको, समझे। और पदार्थों के गुण में आप क्या पढ़ोगे, इलास्टिसिटी पहले, प्रत्यास्था, फिर क्या पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स तरल यांत्रिकी, फिर क्या पढ़ोगे, विस्कोसिटी फ्लूइड फ्लो, फिर क्या पढ़ोगे, सरफेस टेंशन। देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे रबर को आप पकड़ के खींच देते हो, खींच दो छोड़ दोगे तो क्या होगा, वापस चला आएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। और इसके गुण का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। बात समझे कि नहीं, माने इसका जो गुण होगा, जितने भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट होंगे सबका गुण एक जैसा थोड़ी होता है। अब जैसे कि मान लो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग भी कई टाइप के होते हैं। माने आप देखिएगा गाड़ी के सॉकर में भी स्प्रिंग लगा रहता है, तुम्हारा कलम जो है टिप टॉप करने वाला जो कलम है ओकरा अंदर भी स्प्रिंग लगा रहता है। क्या दोनों स्प्रिंग बराबर है, दोनों का गुण एक जैसा है, फंक्शन करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो मात्रा जो होगा खींचने का दबाने का वो जो है वो एक बराबर तो नहीं होगा। यानी दोनों मटेरियल जो होगा उसमें फर्क होगा, स्वाभाविक बात है। तो फर्क होगा तो वो तमाम बातें जो है हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, समझे। तो बेसिकली इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग चीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल पदार्थ में भी गुण होते हैं। तरल पदार्थ, तरल माने जो प्रवाहित हो सकता है, जैसे हवा पानी, क्या सबका गुण एक जैसा थोड़ी होता है। हवा पानी का गुण जो है, ये बात सही है कि दोनों का काम होता है चलना, प्रवाहित होना, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी जो है पूर्ण रूप से सेम तो होता नहीं है। प्रवाहित होना जो है ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही कैटेगरी का आ गया, कभी नहीं हो सकता है। तो फ्लूइड में भी कई तरह के फ्लूइड होंगे, अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, बात समझे कि नहीं। तो अलग अलग तरह के जो पदार्थ होंगे तो उसका गुण अलग अलग होगा, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आप जानिएगा। जैसे देखो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है जेसीबी, आप देखिएगा तो जेसीबी का जो पाइप होता है ना, उस पाइप में फ्लूइड ही भरा रहता है, और वो जो है फ्लूइड के इशारे पर ही उसको घुमाया जाता है। माने जब भी उसको आगे पीछे करेगा तो उसमें फ्लूइड ही धक्का देता है, जिसकी वजह से वो काम करता है। तो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके, तरल पदार्थ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके कम फोर्स लगा के ज्यादा काम कर लेता है लोग। तो कैसे काम करेगा ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा जेसीबी हो गया, ट्रैक्टर का जो वो डाला जो होता है जिसको उठा के पलट देता है, वो तमाम बातें इसी फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझे। अच्छा, तरल पदार्थ में एक गुण होता है जिसको बोलते हैं संयंता। संयंता माने घर्षण बल ही होता है एक तरह से, बात समझे। खाली बस घर्षण बल हम लोग जो बोलते हैं, माने दो ठोस ऑब्जेक्ट के बीच में जब गति का विरोध होता है तो उसको घर्षण बोलते हैं। लेकिन जब किसी लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड बोलो लिक्विड नहीं बोलते, फ्लूइड तरल पदार्थ जिसमें पानी हवा दोनों आ जाएगा, पानी भी आएगा, माने लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा,
तरल पदार्थ में द्रव भी आएगा और गैस भी आएगा। जब इन दोनों के लिए माने इसके लेयर के बीच, पानी का 2 लेयर के बीच में, या ये कह दो कोई तरल पदार्थ के लेयर 2 लेयर के बीच में घर्षण बल लगता है तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, संयंता। उस गुण को बोलते हैं विस्कस। जैसे एक चीज आप समझ लो, अगर हम आपसे ये बोले कि पानी और दूध ये दोनों को अगर जमीन पर अगर फेंको, माने दोनों को अगर थोड़ा सा डाल दो, तब ज्यादा कौन फैलेगा? स्वाभाविक बात है कि आपका जवाब होगा पानी। तब पानी ज्यादा फैलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि पानी को खींच कर रखने का जो फोर्स है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर खींच कर रखने का जो फोर्स है वो कम है, दूध में ज्यादा है। इसको बोलते हैं जिसमें ज्यादा विस्कोसिटी होगा, ज्यादा संयंता होगा, वो कम फैलेगा, जिसमें कम संयंता होगा वो ज्यादा फैलेगा। सीधी सी बात है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। आप एक चीज गौर किए होंगे, कई बार मच्छर जो होता है वो पानी के ऊपर में बैठा रहता है, तो उसका रीजन क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, या बारिश का पानी जमीन पर जो गिर रहा होता है तो छोटा छोटा बूंद के रूप में गिरता है। एक के बार में अगर पानी मान लो एक के बार में 50 क्विंटल गिर गया एक आदमी पर, तो दब के मर जाएगा अंदर में? नहीं मर जाएगा। तो उसका आप देखिएगा नेचर जो है, माने प्रकृति जो है, ऐसा पूरा का पूरा माने व्यवस्था बना रखा है जिसमें पानी एक बार में नहीं गिरेगा, बूंद के रूप में छोटा छोटा गिरेगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है सरफेस टेंशन, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, हालांकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को इसमें नहीं रखना चाहिए था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये अलग टाइप का एक गति ही है, समझे? हाँ, ध्वनि विज्ञान में ये दूगो जो है आना चाहिए। एक तो तरंग का गति जो आ गया उसमें आ जाओ, और ध्वनि और डॉपलर इफेक्ट जो आता है उसके अंतर्गत आप डाल दो। खैर अगर डाल दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा आगे जा करके इन तमाम चीज़ों को भी समझने में जो है ना वो दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम इसमें जो है हमारे ख्याल से इसका जो है उस समय डाल दिए होंगे। तो आप ऐसे समझ लो, इसके बाद का जो हम छोटा सा एक टुकड़ा बना रखे हैं फिजिक्स का, उसमें पहले क्या पढ़ना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHM। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब, कई बार आप लोग एक काम किए होंगे, अगर तुम्हारा गेंद जो है पानी में चला गया तो पत्थर मार करके गेंद को जो है बाहर निकला है। प्लास्टिक का बॉल हो गया, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, जो भी बॉल डूबता नहीं है पानी के अंदर में, है ना, रबर का बॉल हो गया। जब पत्थर मारते हो तो आप देखना कि पानी में ऊपर नीचे बॉल कर रहा होता है। तो ऊपर नीचे जो कर रहा है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसी के अंतर्गत आएगा। आप समझे कि नहीं? तो सरल आवर्त गति जो है उसको हम लोग पूरा डिटेल में एक एक करके जो है हम इसमें पढ़ेंगे, जो हमारा ये सिंपल हार्मोनिक चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद तरंग का गति के बारे में पढ़ेंगे। आप एक चीज गौर किए होंगे, एक साइड में अगर मान लो इधर ऐसा करते हैं कि इधर रस्सी बांध दिए ऐसे करके, ये जो दीवार है इस दीवार में रस्सी बांध दिए, और एक बार रस्सी को ऊपर नीचे कर दो तो ये रस्सी ऐसा करके चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये वेव मोशन है। हमने एक पार्टिकल खाली अपने बगल वाला को मैंने ऊपर किया, मैंने फोर्स लगाया, यही वेव जो है इधर से उधर करके ट्रांसफर कर दिया, है कि नहीं? चाहे आप ऐसा किए होंगे, कई बार पानी में अगर पत्थर मारो तब पत्थर मारो तो ऐसा करके देखना कि गोल गोल करके ये निकलते चलता। तो हम तो फ्लक्चुएशन जो डेवलप करवाए, डिस्टरबेंस जो क्रिएट किए वो तो यहाँ किए थे, और वही डिस्टरबेंस जो एनर्जी सप्लाई करते 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 बड़ा हो गया। तो इसको बोलते हैं वेव मोशन, तरंगों का गति। ये तरंग एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वेव मोशन में, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ध्वनि के बारे में। आप जो अभी सुन रहे हो ये क्या है? साउंड है। और ये जो साउंड वेव होता है इसका कंप्लीट अध्ययन जो है हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसमें एक जो है डाल दिए डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जो है डाल क्या दिए, आपके सिलेबस का हिस्सा है ये। डॉपलर प्रभाव माने डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने एक बात का जिक्र किया था जिसका चर्चा उन्होंने किया। हालांकि बड़ा सिंपल सा बात है, इसको आप भी अनुभव किए होंगे कई बार। जब ट्रेन को आप देखना कि ट्रेन जब आपसे दूर जा रहा होता है सीटी बजाते हुए, आप गौर कीजिएगा, ट्रेन जब दूर जा रहा होता है सीटी बजाते हुए तो धीरे धीरे करके उसका सीटी का आवाज क्या होता है? घटता है, यानी फ्रीक्वेंसी घटता है। जब सीटी बजाते हुए नजदीक आता है तो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, समझे? लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, ये तो माने समझने के लिए जो है हम लोग इजी वे में जो समझ सके इसलिए हमने उदाहरण दे दिया, बस हो गया। लेकिन
हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में विद मैथमेटिक्स, गणित के साथ। ठीक है, चलो जी। इसके बाद हमें सबसे आखिरी में पढ़ना है थर्मल फिजिक्स, उष्मीय भौतिकी, हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स। इन तमाम टॉपिकों के बारे में हम लोगों को सबसे आखिरी में पढ़ना है, समझे। इसमें जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है थर्मोमेट्री, एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री, तापमिति, प्रसार और कैलोरीमेट्री। देखो, तापमिति माने ताप को मापना। थर्मोमीटर देखा है, तो थर्मोमीटर से क्या करते हैं, बुखार मापते हैं। तो बुखार में क्या चीज मापते हैं, तापमान तो मापते हैं। बुखार मापने का मतलब क्या, तापमान मापना। तो हम लोग कैसे थर्मोमीटर को काम करवाते हैं, ये तमाम बातें आप इस चैप्टर में पढ़िएगा। साथ में प्रसार, प्रसार माने जैसे लोहा को अगर गर्म करोगे तो वो फैलेगा, फैलेगा माने प्रसार होगा। तो क्वेश्चन रहेगा कितना फैलेगा, कितना लंबाई बढ़ेगा। ये तमाम बातें जो है ना इस चैप्टर में पढ़ोगे। किधर गया भाई, प्रसार, इसमें पढ़ोगे। और एक और टॉपिक होगा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कैलोरी मापी, माने कैलोरी का मतलब ऊर्जा को मापना है। और ऊर्जा जो मापोगे, वो जो मापने का प्रक्रिया होगा उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा एक एक बात जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़िएगा इसी का दूसरा हिस्सा उष्मीय भौतिकी का, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। थोड़ा बहुत आप ये चीजें जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारा बात इसमें से पढ़ोगे आप, लेकिन फिर भी फिजिक्स में भी हमें पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो दूसरा अगला चैप्टर क्या है इसका, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, गैसों का गतिज सिद्धांत। ये जो चैप्टर है दूसरा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गैस जो चल रहा है उसका मोशन पूछ देगा, वेलोसिटी पूछ देगा। ये तमाम बातें जो है आपसे जब पूछेगा तो वो तमाम बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे माने उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स माने हीट कैसे चलता है, हीट इंजन वगैरह जो होता है ना, सब उसके बारे में इसी में पढ़ेंगे। जैसे एक बात बताओ, अपना जो अभी जो बाइक या फिर जितने भी गाड़ी है जो पेट्रोल डीजल ये सबसे चलता है, उन तमाम चीजों में क्या होता है, उसमें पेट्रोल डीजल जलता है और उसके जलने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी की वजह से तो आगे बढ़ता है गाड़ी। तो इसका मतलब वो काम कैसे करता होगा, अंदर में कोई तो फंक्शन करने का तरीका होगा ना उसका। आप उसमें आग लगा रखे हो, या तो सेल्फ के द्वारा नहीं तो किक के द्वारा, तो कैसे आग लगता है और कैसे वो किसी चीज को घुमा रहा होता है, ये तमाम बातें आप लोग जो है ना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, उष्मीय गतिकी में आप पढ़ोगे। ठीक है, हालांकि ये जो हम दे रहे हैं उदाहरण, वो वैसा उदाहरण दे रहे हैं जो उदाहरण ज्यादातर पॉपुलर है, ज्यादातर ये लोकप्रिय है। लेकिन और भी आगे धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो इसमें और भी डिटेल हम लोग बात करेंगे, समझे बात को। अच्छा, और सबसे आखिरी में पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का संचरण, उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण। सबसे आखिरी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखो, उष्मा का स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ, उष्मा का स्थानांतरण का मतलब उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जैसे एक बात बताओ हमें, खास के गर्मी के दिनों में, ठंडा के दिनों में, गर्मी के दिनों में आग के नजदीक कौन बैठेगा, ठंडा के दिनों में जब आप आग के नजदीक बैठते हो, ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा ठंडा लगा आगे पर बैठ गए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। हम लोग थोड़ा दूरी पर रहते हैं। अब जरा सोच के देखिए, वहां से हीट आप तक पहुंच रहा है, तो वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई तो है जो वहां से यहाँ तक सेंड करवा रहा है, और सेंड करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो कोई ना कोई जो तरीका होगा ना, वही तरीका को हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। चाहे आप जो खाना देखते हो, खाना बनता है कढ़ाई के ऊपर में, माने उसमें सब्जी अगर बन रहा है तो नीचे से गर्म करिए कढ़ाई को, लेकिन कढ़ाई को ऊपर से पकड़ो तो हाथ जल जाएगा। काहे कि टेम्परेचर जो है उस पर भी चला गया है, यानी हीट सप्लाई उस पर भी हो गया है, पूरे कढ़ाई में हो गया है, पूरे कुकर में हो जाता है कि नहीं। तो उष्मा का स्थानांतरण इसमें भी हुआ। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, ये तमाम बात हम लोग क्या कहाँ पढ़ेंगे, उष्मा के स्थानांतरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा ओवरऑल आपका सिलेबस है जो 11th में आपको पढ़ना है, उस 11th का ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो हम आपको पूरे एक एक करके वीडियोज लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तो ये 11th का आज का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है, पहले आप क्या करो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, तमाम बातें, जितना बात आपको हम बताते चले, पहले भी कहे थे कि वीडियोज का साइज अभी छोटा रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका हम देखेंगे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है,
धीरे धीरे करके आप एकदम चीज़ों को सीख रहे हो, और कुछ कमेंट वगैरह करके जो है हमसे अगर क्वेश्चन वगैरह भी कर रहे हो, तो हम आपका जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और एक एक बात पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि आए और शॉर्टकट मार करके निकल गए, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना बात को, ठीक ना। तो लगातार एकदम जुड़े रहना है, बढ़िया से एकदम पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, एक एक बात को सीखते चलना है, समझे। ताकि भविष्य में जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में भी अगर आप बैठो, तो आपका बेस कभी भी जो है ना कमजोर नहीं होना चाहिए, बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि इसके ऊपर किसी भी तरह का बिल्डिंग खड़ा किया जा सके, समझ गए। तो हम अपेक्षा करते हैं आप सभी से कि आप सभी लोग बहुत ही सिंसियर होकर तैयारी कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, वीडियोस को देखिए और मन लगा के तमाम चीजें जो है उसको सीखा कीजिए। अब हम लोग आपसे मिले, हमने अब जो हम लोग मिलेंगे अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें पहला जो अपना चैप्टर है ना, पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर में हम लोग बात करना शुरू कर लेंगे। अगला क्लास जो होगा, अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे अब अगला लेक्चर में।